नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत करता हूं मैं। जैसे मैंने पिछले हफ्तों में बोला, कल भी बोला था, मार्केट नीचे आएगी। मार्केट लगातार नीचे आ रही है। आज तो निफ्टी ने 263 पॉइंट गिरकर 17,000 के नीचे क्लोज हो गया। 16,985 पॉइंट में क्लोज हुआ के 16,985 में क्लोज हुआ और नीचे जाने का संभावना है। इसका एक ही कारण है कि अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति का प्रॉब्लम बढ़ गई है। इससे क्लियरली ये प्रॉब्लम है कि वो टेपरिंग खत्म कर रहे हैं, बॉन्ड परचेस प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि वो बॉन्ड परचेस प्रोग्राम खत्म कर रही है तो पैसा का कॉस्ट ऊपर जाने की आशंकाएं हैं। न्यूजीलैंड ने 0.5 से लेके उनका इंटरेस्ट रेट 0.75 तक बढ़ा दिया है। ये जो सेंट्रल बैंक को कर्ज देती है वो शून्य से लेके अब एक ही साल में 0.75 हो गया। इंग्लैंड में 0.15 था इंटरलैंड बैंक रेट, वो आज बढ़कर 0.25 हो गया। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड में मुद्रास्फीति का रेट 0.5 0.1 है। तो यही आशंकाएं हैं कि उधर भी रेट बढ़ेगा, 0.5 0.75 तक जाएगा। उसी तरह यूरोप में सब जगह ओमिक्रॉन फैल रही है। इंग्लैंड में एक दिन में 75,000 ओमिक्रॉन केसेस डिटेक्ट हुए हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन केसेस आ चुके हैं। लगभग 100 नंबर की ओमिक्रॉन केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। यूरोप में इनका असर बहुत ज़्यादा है। बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जैसे यूके, स्वीडन, जो नॉर्वे, जहां साइक्लिकल रोलिंग लॉकडाउन शुरू किया गया है। इंग्लैंड में जब बोरिस जॉनसन ने ये एक साइक्लिकल लॉकडाउन अनाउंस किया, खुद के पार्टी मेंबर्स उनके अगेंस्ट वोट किया। लगभग 100 नंबर के कंजर्वेटिव वोटर्स ने, एमपीस ने ये लॉकडाउन के अगेंस्ट वोट दी। ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड वेरिएंट है, उतना मौत नहीं कॉज कर रही है, लेकिन एपिडेमिक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, बहुत इन्फेक्शियस है। इसके कारण इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। चाइना में भी ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रही है, इससे सप्लाई चेन में और प्रॉब्लम आ सकती है। सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम है उनसे गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए मुद्रास्फीति में और बढ़ोतरी होगी। इसको काबू में पाने के लिए सेंट्रल बैंक के पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं। जैसे जैसे डॉलर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, डॉलर भारत को छोड़ के सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज में छोड़ के वापस अमेरिका की तरफ जाएगा। वही हो रहा है। पिछली एक महीनों में 30,000 करोड़ रुपया भारत के स्टॉक्स को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेच के बाहर पैसा निकाल चुके हैं। मार्केट इतने में रुक गई क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं उसको रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर ने पिछले महीने 1 लाख करोड़ तक का निवेश किया है। इतना बड़ा निवेश अभी तक नहीं हुआ है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं स्टॉक को, उसको खरीदने में रिटेल इन्वेस्टर्स आगे आ रहे हैं। मैं कल आपको ये बताया था कि किन किन सेक्टर में इतना फॉल नहीं होगा। आज मार्केट में वही हुआ। एक कारण ये है क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण रुपी का वीकनेस बढ़ेगा। आज भी एक दिन के लिए कल रुपी बढ़ा, लेकिन आज रुपी फिर से गिरा। इससे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। भारत में 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एक बहुत फायदेमंद होगा एक्सपोर्ट से। एक तो आईटी है, दूसरा फार्मा है। अगर आज निफ्टी को आप देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज, TCS और इन्फोसिस में बढ़ोतरी थी। सन फार्मा में भी बढ़ोतरी थी। मार्केट में एक और डेवलपमेंट था, निफ्टी 50 से बजाज ऑटो को बाहर निकाल के इसके बदले विप्रो को अंदर लिया गया है। क्योंकि विप्रो अंदर आई है, उसमें $166 मिलियन स्टॉक्स खरीदने का प्रेशर जो इंडेक्स फंड्स है उनमें है। जो निफ्टी 50 में है वो बजाज ऑटो को बेचेंगे और उस पैसे से विप्रो को खरीदेंगे। इसीलिए विप्रो में भी आज बढ़ोतरी हुई। विप्रो भी एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो विप्रो, TCS, इन्फोसिस और HCL की बढ़ोतरी हुई, सन फार्मा की बढ़ोतरी हुई। सो ये ऐसे 5 स्टॉक थे जिसमें इतना बड़ा गिरावट के बावजूद स्टॉक हरियाली में था। सभी इंडेक्स में एक ही इंडेक्स ऊपर था,
वो इंडेक्स आईटी इंडेक्स था, जैसे मैंने कल में आपको बताया था। जब ब्याज बढ़ेगा तो ऑटो सेल्स नीचे आएगा, इसलिए ऑटो इंडेक्स गिरी। टाटा मोटर्स का आज बुरा हाल हो गया। रियलिटी इंडेक्स को भी नीचे आएगी, क्योंकि लोग कर्ज लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग रेट को बेस रेट में 10 पॉइंट बढ़ोतरी की है। आने वाले साल में होम लोन का रेट 1% तक बढ़ेगी। अगर होम लोन की रेट 1% बढ़ गई तो लोग नया घर नहीं लेंगे। अगर लोग नया घर नहीं लेंगे तो कैसा रियल एस्टेट का बढ़ोतरी होगी। रियल एस्टेट पिछले 10 साल से किधर भी नहीं गई, अगली 5 साल में भी कहाँ नहीं जाएगी। जैसे जैसे अमेरिका में रेट बढ़ाया जाएगा तो रुपी नीचे गिरता जाएगा। इसीलिए मैंने बोला रुपी का दाम नीचे गिरेगा, मार्च तक 78 रुपया तक आने का संभावना है। ऐसे आने से जो गोल्ड में जो डॉलर में गिरा होगी, उससे कम गिरावट रुपी में होगी। अगर रुपी ज्यादा गिर गई तो गोल्ड फ्लैट रहेगी। तो इसीलिए पूंजी निवेश जो कर रहे हैं उनको बहुत ख्याल से, बुद्धिशाली से काम लेना पड़ेगा। जिसके पास इक्विटी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसको ये तैयार होना है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो 20-30% काटने से भी वो अपना दिमाग का संतुलन को ना बैठ जाए, क्योंकि बड़े अच्छे स्टॉक 20-30% गिरेगी। मार्केट नीचे होने से पहले ही एफएमसीजी स्टॉक्स का बुरा हाल हो चुका है। जैसा HUL, उसका 20% गिर चुकी है, ब्रिटानिया गिर चुकी है, नेस्ले गिर चुकी है। सिवाय अच्छे आईटी क्वालिटी स्टॉक्स और फार्मा के अच्छे स्टॉक्स, सब बड़े स्टॉक्स का करेक्शन होने का बाकी है। ये एक एक्चुअली करेक्शंस नहीं है, सिर्फ 10% भी करेक्शन अभी तक नहीं हुए। अगर 10% करेक्शन होती तो 1600-800 तक, 16,800 तक आना है मार्केट को। लेकिन बेयर मार्केट का मतलब है पहला 20% करेक्शन। अगर 20% टॉप से करेक्शन होगी तो 3,600 पॉइंट निफ्टी को गिरना चाहिए और निफ्टी को 15,000 तक आना चाहिए। वो जरूर आएगी। मार्च और अप्रैल तक मार्केट में उसका निफ्टी का लेवल 15,000 तक पहले आ जाएगी। जब टेपरिंग कंप्लीटली खत्म होगी और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट लिफ्ट ऑफ शुरू करेगी तो भारत की स्टॉक मार्केट में 20% की कटौती होना ही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।